और वही शेर और शेर नहीं हो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैंने लिखा था कि कभी क्या आपने गिना है कि 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? देखो भाई, और कोई काम धंधा नहीं बचा है तो कर सकते हो, 1 किलो चावल खरीद के लाओ और बैठ के उसके दाने जो है वो गिनने शुरू कर दो। चलिए, तो भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इस चावल में क्या रिलेशन है? सबसे पहला रिलेशन है, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्वांटाइजेशन जो वर्ड है ये बना है क्वांटम से। क्वांटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो भाई जैसे कि चावल की एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, वो क्या है? ये एक दाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप मेरे हाथ पे देख पा रहे होंगे, ये एक दाना आपको यहां पर दिख रहा है, तो ये चावल की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। इसी तरीके से चार्ज की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो होती है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज हम एक बेसिक यूनिट मानते हैं, वो सबसे छोटी वैल्यू है। क्लियर? चलिए, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि क्वांटाइजेशन जो है ना वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखती क्यों नहीं है। ठीक है, हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 5 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम। हम ऐसे क्यों नहीं बात करते 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन? तो मेरा क्वेश्चन यहां से ये है कि कभी आपने चावल दानों के हिसाब से मांगे हैं? कभी दुकानदार को आपने कहा है कि भाई मुझे 10,000 दाने दे दे चावल के? दुकानदार भगा देगा भाई। ठीक है, इतना वेला वो भी नहीं कि बैठ के 10,000 दाने गिनेगा। तो भाई जिस चीज का क्वांटम बहुत ही छोटा होता है, बड़े लेवल पर ना वो चीज कॉन्टिन्यूअस मीडियम की तरह बिहेव करती है। ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा, जो फ्लूइड्स होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। ये चावल भी तो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें इसको डालोगे। मैंने चावल इस वाले बर्तन में रखे, उन्होंने इसकी शेप ले ली। उनका अपनी पर्सनल आइडेंटिटी मैटर ही नहीं करती कि एक चावल का दाना इतना छोटा है कि वो इस कंटेनर की शेप से कुछ लेना देना है ही नहीं उसका। देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसमें से चावल निकाल के ना इसमें डाल देता हूं। देखो, ध्यान से देखो, तो धीरे धीरे ये चावल क्या करेंगे, इस कंटेनर की शेप को ले लेंगे। ठीक है, तो भाई जिस कंटेनर में डालोगे चावल उसी की शेप को ले लेंगे। इनकी पर्सनल आइडेंटिटी तो कहीं मैटर ही नहीं करती। अब अगर मैं इसको इसमें डाल दूंगा, ये इसकी शेप ले लेंगे। चावल ने कहीं भी अपनी ईगो दिखाई कि ना भाई मैं तो इसकी शेप नहीं लूंगा। इसको तो भाई जिस कंटेनर में डाल दोगे उसी की शेप ले लेगा, क्योंकि चावल की जो सबसे छोटी क्वांटिटी है ना वो इतनी छोटी है कि उसको काउंट करने के लिए टाइम ही नहीं हमारे पास। क्लियर? इसी तरीके से चार्ज की जो सबसे छोटी क्वांटिटी है वो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वो इतना छोटा है कि हम उसे 1 2 3 नंबर्स में काउंट करने का मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई फायदा ही नहीं है। इस ग्लास में कितने दाने आए चावल के, इसे काउंट करने में भाई बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी आइडेंटिटी कहीं मैटर ही नहीं करती। मैंने इसको इसमें डाला, इसने इसकी शेप ले ली, इसको इसमें डाला, इसने इसकी शेप ले ली। यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है उस पे जो है ना हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। तो भाई अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वांटाइजेशन की एक्सप्लेनेशन और साथ में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। तो जैसा कि आपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देख लिया कि भाई चावल के एग्जांपल से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि क्वांटाइजेशन क्या होती है। सो क्वांटाइजेशन जो वर्ड है, लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्ड एनालिसिस। क्वांटाइजेशन जो वर्ड है ये एक्चुअल में वर्ड बना किससे है? ये वर्ड बना है क्वांटम से। ठीक है, जो क्वांटाइजेशन वर्ड है इसका जो ओरिजिन है ये बना है क्वांटम से। ठीक है, और क्वांटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है किसी भी चीज की उसको बोलते हैं क्वांटम। हर चीज का एक अपना क्वांटम होता है। जैसे कि चावल के दाने का जो क्वांटम है, यानी कि सबसे छोटा जो चावल का दाना होगा, एक दाना हो सकता है, यानी कि उसका क्वांटम हो गया 1। इसी तरीके से आप जो घड़ी आपके कमरे में लगी हुई है इस टाइम, उसमें सबसे छोटा टाइम आप कितना मेजर कर सकते हो वो है 1 सेकेंड, तो उसका क्वांटम हो गया 1 सेकेंड। इसी तरीके से एक पेप्सी की बोतल है तो कम से कम आप कितनी बोतल खरीद सकते हो, दैट इज 1, उसका जो क्वांटम क्या हो गया 1।
अब उस एक पेप्सी की बोतल में अगर 200 ml पेप्सी है तो आप कम से कम 200 ml पेप्सी ही खरीदोगे, और हमेशा जो पेप्सी खरीदोगे वो 200 के मल्टीपल में ही होगी, 200, 400, 600, 800 इस तरीके से। तो बीच की जो वैल्यूज है, जैसे 200 और 400 के बीच में जो वैल्यूज है 350 या फिर 210, 220, 340, ये सब नहीं आएंगी। या तो आप 200 खरीदोगे, 200 के बाद सीधी अगली क्वांटिटी क्या आएगी, 400 आएगी। तो भाई क्वांटम होता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू किसी भी चीज की कितनी हो सकती है। गॉट द पॉइंट? तो भाई शेरों और शेरनियों, अब जो हमने क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट पढ़ा है, अब हम उसको चार्ज पे अप्लाई करते हैं कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा चैप्टर है, अब इन सब चीजों को उस पे लेके आने का टाइम आ गया है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो जैसा कि हमने अभी तक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि क्वांटाइजेशन वर्ड क्वांटम से बना है, क्वांटम होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। इसी तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में भी एक कंसेप्ट आएगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। तो यहां पर हम देखेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। अब ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये पढ़ा ही होगा कि भाई जब एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के कपड़े से हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये सबने पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन भी आपने यही पढ़ी होगी। तो ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है और ये हमारे पास एक सिल्क का कपड़ा है सपोज। तो भाई जब हम इन दोनों को रगड़ते हैं, और आपने इसका एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी देखा होगा कि जब हम दो ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से जो रगड़ते हैं तो आपस में रिपल्शन शो करती है, ठीक है। तो भाई एक ग्लास रॉड और एक सिल्क, जब हम इसको आपस में रगड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ग्लास से निकलकर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सिल्क के कपड़े के ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से ग्लास से निकलकर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिल्क पर आने शुरू हो जाएंगे। सिल्क पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ग्लास पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो भाई ये तो एक बेसिक फिनोमेना था जो आपने पढ़ा ही होगा। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो, जब एक इलेक्ट्रॉन इस रॉड से निकलकर इस सिल्क के कपड़े पे गया होगा तो अपने साथ कुछ चार्ज भी तो ले गया होगा, ठीक है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गया होगा तो वो भी कुछ चार्ज ले गया होगा। यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की ट्रांसफर हो सकती है वो कौन सी वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकलकर सिल्क के कपड़े पे जाएगा तो भाई उस केस में जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज लेके चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो अपने साथ कितना चार्ज ले जाएगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो भाई अब कितना चार्ज ट्रांसफर हो चुका है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कितना चार्ज जा चुका है, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर ट्रांसफर होते जाएंगे वैसे वैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीपल्स में ये चार्ज इसके ऊपर बनता जाएगा। गॉट द पॉइंट? अब हम इसको अपने पेप्सी वाले एग्जांपल से रिलेट करते हैं। जैसे एक बोतल पेप्सी में 200 ml पेप्सी होती थी, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो जैसे कि आपकी जो पेप्सी थी वो 200 के मल्टीपल में आती थी, 200, 400, 600, 800 इस तरीके से, वैसे ही जो चार्ज किसी बॉडी पर बनेगा वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीपल में ही बनेगा। व्हाट द पॉइंट?
इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, यानी कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है चार्ज की वो ये है, और कोई भी चार्ज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा वो इसी के ही मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ये कहता है एनी फ्री चार्ज दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो भाई अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन क्या स्टेट करता है? एनी फ्री चार्ज इज एन इंटेग्रल मींस जो वैल्यू होगी उसकी मल्टीपल की वो हमेशा इंटीजर्स में आएगी, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। एनी फ्री चार्ज इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज जो इस दुनिया में होगा वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होगा ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। ठीक है, दैट इज जो बेसिक क्वांटम है वो क्या है हमारे पास 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम बेसिक क्वांटम है। कोई भी जो चार्ज होगा वो हमेशा इसी के मल्टीपल में होगा, जिसको कि हम E भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज E। सो Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है क्वांटाइजेशन का, Q इज इक्वल्स टू NE। अब इसके अंदर एक वेरिएशन आती है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी बॉडी से तो चार्ज पॉजिटिव में आएगा, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर तो चार्ज नेगेटिव में आएगा। सो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस N इंटू E हो जाएगा। तो भाई क्वांटाइजेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन 1 कूलम का चार्ज दे सकता है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई बाय प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन बाय प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन Q किसके बराबर है? NE के बराबर। तो Q हमें कितना चार्ज चाहिए 1 कूलम, और हमारे पास जो बेसिक यूनिट है चार्ज का वो है E 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। यहां से अगर देखा जाए हमें N निकालना है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, N की वैल्यू चाहिए हमें। तो N इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। अब Q की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे 1 कूलम और E की वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। तो N की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका जो डेसिमल है अगर इसको भी मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो ये 10 की पावर माइनस 20 बन जाएगा, और ऊपर ले जाने पर ये 10 की पावर प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर 20 डिवाइड बाय 16। अब 10 रेज टू पावर 20 को ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कैलकुलेशन को इतना लंबा करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज तो ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। तो यहां पर मैंने इसको 100 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 16 कर लिया, और नीचे वाले 16 को 4 इंटू 4 कर दिया। ठीक है, इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये 25, और इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये भी 25। तो कुल मिला के आपके पास जो आंसर आएगा N का दैट इज 625 इंटू
10 raised to power 16. So n is equals to 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. तो भाई यहां पर देखेंगे कि जो एक कूलम का चार्ज है ना वो इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ये एक बहुत बड़ा चार्ज है। अगर हम इसको लिख के देखें तो 1 कूलम, आप मेरे साथ काउंट करिए, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 625 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16। तो 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी से निकाले जाएंगे तो उस पे +1 कूलम आएगा, और इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी को दे दिए जाएंगे तो उसके ऊपर -1 कूलम आएगा। ठीक है, अब आप इसको वो चावल वाले एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई जैसे 1 किलो चावल में बहुत सारे चावल के दाने होते हैं तो आप उसको काउंट ही नहीं करते कि भाई कितने हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1 कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि इट इज इग्नोर्ड एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, क्योंकि एक कूलम बनाने के लिए आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो भाई सिमिलरली 1 किलो चावल के अंदर कितने दाने थे चावल के, अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, और इंपॉर्टेंट जो बोर्ड्स में आ चुके हैं और जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल लिया है मैंने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक -3 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज बन रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, सो ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हम यूज करेंगे Q इज इक्वल्स टू -NE, क्योंकि गेन हो रहा है। ठीक है, Q की जगह -3 मिलीकूलम और E की जगह 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। अब कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, N की वैल्यू बचेगी 3, और मिली होता है 10 रेज़ टू पावर -3। ये जो मिली था इसको 10 रेज़ टू पावर -3 कर दिया, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। अब पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 होता है 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर देंगे, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू में 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होंगे। तो 1 डिवाइड बाय 1.6, इसको बार बार सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इसकी वैल्यू को याद कर ले। 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 होता है 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करने पे 5 इंटू 3 15, ये हो गया आपका 7, तो 18.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होंगे। 6.25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और पावर में 18 में से 3 माइनस करोगे तो 15 हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए 3 मिलीकूलम का चार्ज बनाने के लिए। सो दैट इज योर आंसर N। तो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं अब यहां से, अ कॉम्ब ड्रॉन थ्रू अ पर्सन्स हेयर causes 10 raised to power 22 electrons to leave person's hair and stick to the comb। यानी कि जब आप अपने बालों में कंघी करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके बाल प्रोटीन से बने हैं और जो कंघी बनी है प्लास्टिक से बनी है, तो चार्जिंग हो जाती है बीच में, ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कंघी के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और आपके बालों पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए जो आपकी कंघी है ना वो बालों को अपने साथ खींचते हुए बाहर ले आती है। गॉट द पॉइंट? तो भाई कोई भी तेल, शैम्पू, कुछ भी लगा लो, बाल टूटने रुक नहीं सकते, मुझे तो तुम देख ही रहे हो। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कॉम्ब। तो कॉम्ब के ऊपर कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10 रेज़ टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कॉम्ब के ऊपर आ गए।
अब कितना चार्ज उस कॉम पे आया होगा, तो ये जो बेसिकली आपको 10⁻22 दिया गया, दैट इज n. सो बाय क्वांटाइजेशन जो Q होगा वो n इंटू ई हो जाएगा. n की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी, 10⁻22. और क्योंकि गेन हो रहा है तो यहां पर माइनस साइन भी आएगा, यहां माइनस भी लगाएंगे. -10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इसको सॉल्व करके आंसर आएगा -1.6 इंटू 10⁻³ कूलम. इतना जो चार्ज है ना वो कंघी के ऊपर आ जाएगा. दिस विल बी द चार्ज ऑन द कॉम. सो Q इज इक्वल्स टू NE के हिसाब से -1.6 इंटू 10⁻³ कूलम. इतना चार्ज कंघी के ऊपर आएगा. और एक बात, इतना ही पॉजिटिव चार्ज आपके बालों पर भी आ जाएगा, क्योंकि वहां से लॉस ऑफ चार्ज भी तो हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना. तो बालों के ऊपर आएगा +1.6 इंटू 10⁻³ कूलम और कंघी के ऊपर आएगा -1.6 इंटू 10⁻³ कूलम. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मान के चले. दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल रहे हैं, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट. कितनी देर में ये 1 कूलम चार्ज को एमिट कर देगा. ठीक है, तो भाई अगर हर सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं देखना पड़ेगा कि कितना चार्ज एमिट हो रहा है 1 सेकेंड में. सो चार्ज emitted in 1 second, that is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम into 10⁻9. यानी कि कितना चार्ज एमिट हो रहा है, 1.6 into 10⁻⁻10 कूलम. इतना चार्ज 1 सेकेंड में एमिट हो रहा है, क्योंकि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 10⁻9, तो अपने साथ इतना चार्ज लेके जाएंगे. तो अगर 1 सेकेंड में इतना चार्ज है तो 1 कूलम के लिए कितना टाइम लगेगा. अब हम इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर देते हैं. टाइम टेकन टू एमिट 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड. तो अगर इतना चार्ज एमिट करने के लिए 1 सेकेंड लगा, तो टाइम टेकन टू एमिट 1 कूलम, बिल्कुल यूनिटरी मेथड है आपका, जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि अगर इतना चार्ज एमिट करने के लिए 1 सेकेंड लग रहा है, तो 1 कूलम एमिट करने के लिए कितना लगेगा, 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻10, जिसको कि सॉल्व करके आपका आंसर कितना आएगा, 6.25. इसको आप सॉल्व कर लें यहां से, तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स, इतना आंसर आएगा. इतने सेकेंड्स आपको लगेंगे इस चार्ज को एमिट करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा. और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या कुछ डाउट रह गया है थोड़ा बहुत, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि भाई क्या डाउट रह गया. ठीक है, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं. तो भाई ज्वाइन करिए हमारा चैनल फ्री थिंकर्स एजुकेशन और सब्सक्राइब करिए इसको और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी अगले वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच जाए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.